यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। नए साल के जश्न से लेकर पूरे 2026 तक सुरक्षा का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। 2 दिनों तक दरअसल लखनऊ में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा, रणनीति और सख्त मॉनिटरिंग का खाका खींचा जा रहा है। मकसद साफ है, अपराध पर जीरो टॉलरेंस और 2027 से पहले यूपी की कानून व्यवस्था वाली छवि को और ज्यादा मजबूत करना। के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। सहारनपुर को क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा। योगी ने जो कहा वो यूपी में करके दिखाया। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। रंगदारी और फिरौती राज से मुक्ति दिलाया। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया को ठिकाने लगाया, दहशत को मिटाया। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। बेटियों को निर्भय बनाया, गांव-गांव में सुरक्षा की अलख जगाया। कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। 2025 में उत्तर प्रदेश में जो मोमेंटम सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया, अब उसी को आने वाले साल 2026 में और तेज करना है। यही वजह है कि सीएम योगी अभी से एक्शन मोड में है। लखनऊ में उच्च स्तरीय मंथन जारी है। यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं, जिसमें सिर्फ नए साल के जश्न की सुरक्षा ही नहीं बल्कि पूरे 2026 के लिए कानून व्यवस्था का बड़ा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। यानी पहले चरण में नए साल के जश्न में सुरक्षा की समीक्षा, संवेदनशील जिलों की पहचान और चौकसी बढ़ाने की रणनीति पर मंथन हो रहा है। तो दूसरे चरण में 2026 तक पुलिसिंग और निगरानी तंत्र को और कड़ा करने की तैयारी पर मंथन होगा, ताकि यूपी में अपराध के खिलाफ एक्शन की रफ्तार कम न पड़े बल्कि और बढ़े। सीएम योगी ने 2025 में ही 2026 की पुलिस की पूरी जो तैयारी है, पूरी जो रूपरेखा है, रणनीति वो बनाकर तैयार कर ली है। और आज इसी को लेकर लखनऊ में 2 दिनों की पुलिस की कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसके साक्षी सीएम योगी खुद बन रहे हैं। इस पूरी जो कॉन्फ्रेंस में पुलिस विभाग अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है, जिसमें बीट पुलिसिंग से लेकर अपराधों को किस तरीके से कम किया जाए उस पर चर्चा हो रही है। यूपी में 2 दिनों तक यूपी पुलिस के आला अधिकारियों के संग सीएम योगी मंथन कर रहे हैं, जिसमें पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा की। पिछले 7-8 सालों में यूपी पुलिस की ओर से किए गए सुधार और सख्त कार्रवाइयों की जानकारी ली। बैठक में सुरक्षा, सुशासन और अपराध नियंत्रण पर गहराई से चर्चा हुई। सम्मेलन में प्रदेश की पुलिसिंग को लेकर बदली हुई धारणा, कानून व्यवस्था में आए बदलाव और अपराध पर काबू पाने के लिए अपनाई गई रणनीतियों पर विस्तार से मंथन किया गया। यहाँ पर जो साइबर क्राइम जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और सीएम योगी खुद इनकी जो रणनीति है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सीएम योगी की जो बैठक हो रही है पुलिस विभाग को लेकर, वो ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 दिनों तक चलेगी। कल इस कॉन्फ्रेंस का समापन किया जाएगा। यूपी को लेकर सीएम योगी ने जो सपना देखा उसे साकार भी किया, अपने वचन को शासन बनाया और यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की। नतीजा ये कि आज यूपी में अपराधियों में योगी फोर्स का खौफ है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में ऐसा मॉडल खड़ा किया है जिसे अब दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। और चूंकि साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव है, तो योगी सरकार की पूरी कोशिश है कि यूपी में क्राइम कंट्रोल को लेकर जो छवि बनी है वो साल 2026 में भी बरकरार रहे, ताकि उसका असर 27 में दिखे। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी राज में माफिया स्टाइल में रील बनाओगे तो फिर योगी फोर्स अच्छे से इलाज करेगी। लेकिन प्रयागराज में माफिया अतीक के जबरा फैन शायद ये भूल गए थे कि यूपी में माफिया नहीं बल्कि योगी का राज है। देखिए, माफिया स्टाइल में रील बनाकर दबंगई दिखाना और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाना कैसे भारी पड़ गया और कैसे योगी फोर्स इनको घुटनों पर लेकर आई। प्रयागराज में चलती कार में स्टंटबाजी, भारी पड़ी डायलॉगबाजी। माफिया अतीक अहमद की आवाज पर रील बनाई, योगी फोर्स ने अकड़ निकाली। माफिया बनने का ख्वाब और अतीक की स्टाइल में टशन दिखाना।
माफिया अतीक अहमद को कॉपी करना और उसकी धौंस दिखाना इन 4 रीलबाजों को भारी पड़ गया। नूर आलम गिरफ्तार, मोहम्मद हमदान गिरफ्तार, मोहम्मद सुनेफ गिरफ्तार, शिवम कुमार गिरफ्तार। एक एक चेहरे का मिलान कर लीजिए। जो रील में टशन दिखा रहे थे, अब उनकी पूरी अकड़ निकल चुकी है। सड़क पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने और खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने पर प्रयागराज पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि वीडियो एयरपोर्ट थाना इलाके का है, जिसके बाद अतीक के डायलॉग पर रील बनाने वाले रीलबाजों पर शिकंजा कसते हुए उनकी कार को भी जब्त कर लिया गया। ये किया कि वो गाड़ी है, इसके अलावा सामने की एक फॉर्च्यूनर कार है। इन गाड़ियों के जरिए जो स्टंटबाजी है और माफियागिरी है वो माफिया अतीक के फैंस कर रहे थे। 4 लड़के जो हैं, जो बिगड़ैल किस्म के हैं, माफिया के फैंस हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। एयरपोर्ट थाने में उनके खिलाफ जो FIR है वो पुलिस ने दर्ज की है और उनकी जो लग्जरी कार्स हैं उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। यूपी में संदेश साफ है कि माफिया के नाम पर टशन दिखाओगे तो योगी फोर्स अपना दम दिखा देगी। सोशल मीडिया पर माफिया स्टाइल नहीं चलेगी। अब जरा मेरठ से सामने आए इस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें गाड़ी पर सवार कुछ युवक रील बनाते हुए दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हूटर बजाती गाड़ियों से बाजार में जाम लगाया और फिर रीलबाजों ने जमकर स्टंटबाजी भी की। वायरल होने के नाम पर पुलिस चौकी से महज 2 मीटर की दूरी पर स्टंट किया गया। लेकिन अब इन रीलबाजों का भी हिसाब किया जाएगा, क्योंकि इस मामले में खाकी पर गाज गिर चुकी है। मगर अगला नंबर इन रीलबाजों का है, क्योंकि अब योगी फोर्स ऑपरेशन रीलबाज में जुट चुकी है और शहर शहर रीलबाजी करने वालों पर सख्त एक्शन ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी के बिजनौर में एक बार फिर से औरंगजेब वाली कट्टर सोच सामने आई है, जहां औरंगजेब की असलियत बताने से भड़के कट्टरपंथियों ने एक सिख युवक के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी, उसकी आंख तक फोड़ दी। इसके बाद योगी फोर्स इनका पक्का इलाज करने में जुट गई है। औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कल ही सिख वीर बालकों के त्याग और बलिदान का जिक्र करते हुए कहा था कि अब औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। मगर कुछ घंटे बाद ही यूपी के बिजनौर में औरंगजेब प्रेमी गैंग ने एक सिख युवक पर बुरी तरह हमला कर उसकी आंख फोड़ दी। आरोप है कि सिख युवक ने औरंगजेब के खिलाफ टिप्पणी की थी। बस यही बात कुछ कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी और उन्होंने सिख युवक को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। कट्टरपंथियों ने सिख युवक को न सिर्फ मारा बल्कि धमकी देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन हम लोग अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं आप, जब कोई भी किसी को समाज को कोई बात चुभ नहीं पाती तो उनके साथ ये घटना घटी कि उनको अच्छा नहीं लगा होगा शायद कि जिस तरह से यहाँ पर वाणियाँ चल रही थी, उनको बार बार धर्म के विपरीत उनको बुरा लगा होगा कि शायद औरंगजेब की वो बात को खपा नहीं पा रहे होंगे। पीड़ित युवक के परिवार के मुताबिक 23 दिसंबर को बिजनौर के नूरपुर गुरुद्वारे में संगत हो रही थी। इस संगत में मुस्लिमों और औरंगजेब के बारे में बात हो रही थी। तभी गुरुद्वारे के पास से आ रहा एक मुस्लिम युवक भड़क गया। कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ रॉड और तलवार लेकर गुरुद्वारे पहुंचा। फिर रमनदीप सिंह नाम के युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। औरंगजेब प्रेमियों के हमले से सिख युवक की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के एम्स में भर्ती करना पड़ गया। मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं ये लोग और इनका बैकग्राउंड भी पिछले काफ़ी क्रिमिनल बैकग्राउंड इन लोगों का रहा है और इतनी बुरी तरीके से उस लड़के को पीटा है। वो स्टूडेंट लड़का है जिसकी एक आंख की रोशनी 100% चली गई है। इतनी बार इतनी एक मासूम बच्चे को जिसकी उम्र 17 से 18 साल है उसको मार के उसकी आंख निकाल दी गई, तो औरंगजेब में और इसमें फ़र्क क्या है आप मुझे बताइए। हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारा पोता है, ये हमारा पोता है और योगी जी से मैं यही विनती करता हूँ कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए बस। हालांकि योगी फोर्स ने सिख युवक पर हमला करने वालों पर संगीन धाराओं में मामला दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई की गई। 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी तत्काल उसी दिन कर ली गई थी। एक मुख्य नामजद अभियुक्त, इसकी गिरफ्तारी आज कर ली गई है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि योगी राज में औरंगजेब प्रेमी गैंग कहां से आए? आक्रांता औरंगजेब के लिए खून किसने बहाया? क्योंकि सीएम योगी बार बार कह चुके हैं कि यूपी में औरंगजेब प्रेमियों के लिए कोई जगह नहीं है।
दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता होगा, सिख रहता होगा, वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रति, इन बलिदानियों के प्रति, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। लेकिन दुष्ट औरंगजेब का नाम लेने वाला उसकी कौम में भी कोई पैदा नहीं हो पा रहा है। लिहाजा यह तय है कि बिजनौर के औरंगजेब गैंग को सिख युवक पर हमला करना महंगा पड़ने वाला है और इस आंख फोड़वा कांड का योगी फोर्स अच्छे से हिसाब करने वाली है। बिजनौर से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में क्राइम करोगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि योगी राज में अपराध के लिए जगह नहीं है। जिसने अखिलेश सरकार में पुलिस को मिर्ची झोंककर राइफल लूटी, उसी को योगी की फोर्स ने 13 साल पकड़ा और उसका हिसाब किया है। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है। योगी का प्रण यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। अखिलेश राज में मिर्ची झोंका, योगी फोर्स ने ठोका। सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे। जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। योगी राज में हर अपराधी का सिर्फ इलाज नहीं होता, अगला पिछला सब हिसाब बराबर होता है। अपराध भले ही 13 साल पुराना क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, योगी फोर्स हर अपराधी का बुलेट से पक्का इलाज करती है। इस बार योगी फोर्स ने उस अपराधी का हिसाब किया है जो 13 साल पहले अखिलेश राज में पुलिस कस्टडी से राइफल लूटकर भाग गया था और तब से ही पुलिस को चकमा दे रहा था। नाम संदीप, इनाम 1 लाख, अपराध पुलिस से हथियार की लूट, अंजाम हाफ एनकाउंटर। अखिलेश यादव अक्सर योगी राज में एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार योगी फोर्स ने उस अपराधी का एनकाउंटर किया है जिसने अखिलेश राज में ही क्राइम किया था। 13 साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे इस अपराधी को बांदा पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 8 अगस्त 2012 को कोर्ट से पेशी के बाद संदीप को जिला जेल बांदा लाया जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस कस्टडी में तैनात कर्मियों की आंख में मिर्ची पाउडर डाल दी, फिर उनकी सरकारी राइफल लूटकर फरार हो गया था। संदीप जो है विगत 13 वर्ष से लगातार फरार चल रहा था, भेष बदल करके इधर उधर रह रहा था। आज ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बांदा के नेतृत्व में ये जो है सहायक पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष मटौंद और एसओजी को लगाया गया था और इनके द्वारा लगातार 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसने पूछताछ में किस तरह से भागे थे और कैसे छिप करके रह रहा था, पूरी बातें बताई है। इसमें सारे जो साक्ष्य मिले हैं उनकी भी पड़ताल की जा रही है। योगी राज में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, लिहाजा योगी राज में हर अपराधी का कायदे से हिसाब हो रहा है और उसकी तस्दीक करती ये 4 तस्वीरें भी देख लीजिए। पहली तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां यूपी पुलिस ने कई राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुके अपराधी को पकड़ा। तो दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां पुलिस ने ट्रिपल मर्डर में वांटेड अपराधी को शिकंजे में लिया। तीसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां पुलिस ने 23 मामलों में वांटेड क्रिमिनल को हाफ एनकाउंटर के बाद दबोचा। और चौथी तस्वीर कानपुर की है, जहां योगी फोर्स ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले हैवान का हिसाब कर दिया। यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर है, अपराधी कोई भी हो, अगर योगी राज में अपराध किया है तो फिर योगी फोर्स सबका हिसाब करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं यूपी से उत्तराखंड तक भूमाफिया और कब्जा गैंग पर बुलडोजर अटैक। योगी और धामी का मिशन क्लियर है, अवैध निर्माण के जरिए लैंड जिहाद करने वालों की साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस मिशन को पूरा करने के लिए दोनों ही राज्यों में बुलडोजर फुल रफ्तार में है। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है।
योगी का बुलडोजर मॉडल। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से खाली पड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड जिहाद कर हमारी जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। धामी का बुलडोजर मॉडल। सूबा अलग, सूबे का प्रधान अलग, मगर कब्जा गैंग से निपटने का तरीका बिल्कुल एक सा। चाहे यूपी हो या उत्तराखंड, दोनों ही जगह अवैध निर्माण को बुलडोजर के बाद से समतल किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की तस्वीर, जहां पहाड़ों की ओट से सूरज निकलते ही धामी फोर्स का बुलडोजर भी निकल पड़ा और सरकारी बाग में बने अवैध मजार को मिट्टी में मिला दिया। इस मजार को लेकर उधम सिंह नगर के प्रशासन ने 2 हफ्ते पहले ही नोटिस दिया था, मगर मियाद बीत जाने के बाद भी ना कोई जवाब मिला और ना ही अवैध मजार हटा, जिसके बाद प्रशासन के पीले पंजे ने अपना काम किया और अवैध मजार का नामो निशान मिटा दिया। आज एक अवैध मजार को धामी बुलडोजर ने ढहा दिया। हम इस समय सरकारी बाग में खड़े हैं और यही बाग है जहां पर एक अवैध मजार बनी हुई थी। आप देख सकते हैं इस समय ये जो समतल स्थान दिखाई दे रहा है, कल तक यहाँ पर एक अवैध मजार बनी हुई थी, लेकिन आज सुबह जब धामी बुलडोजर चला तो उसने इस अवैध मजार को ढहा दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल ही कहा था कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लैंड जिहाद का खेल अब नहीं चलेगा और देव भूमि के मूल स्वरूप से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। फिर भी कब्जा माफिया नहीं सुधरा, लिहाजा बुलडोजर ने गियर बदला और मजार को ध्वस्त कर दिया। जब देव भूमि में बाबा का बुलडोजर रफ्तार में हो, फिर भला यूपी में इस पर ब्रेक कैसे लग सकता था। फतेहपुर में भी कुछ भू माफिया वही गलती कर बैठे जो उधम सिंह नगर में हुई थी, लिहाजा उनका भी अंजाम वही हुआ। मौजा मोहिनुद्दीन इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की साजिश बुलडोजर ने धराशायी कर। कब्जा चाहे मस्जिद मजार का हो या फिर मकान और दुकान का, अवैध जो भी रहेगा वो नहीं रहेगा। यूपी में यही फॉर्मूला चलता है और इसी के तहत सीतापुर में ग्राम समाज की जमीन पर बनी 35 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जाहिर है यूपी हो या उत्तराखंड, योगी हो या धामी, भू माफिया और कब्जा गैंग की साजिश अब कामयाब नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन आघात की। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस फुल ऑन एक्शन में नजर आ रही है। रात भर छापेमारी, सैकड़ों गिरफ्तारियां, हथियारों की बरामदगी और तस्करों पर शिकंजा। मैसेज साफ है कि दिल्ली में न्यू ईयर पर क्राइम टोटल कंट्रोल में रहे। नए साल पर एक्शन में दिल्ली पुलिस, रेखा फोर्स का ऑपरेशन आघात 3.0। राजधानी दिल्ली में अपराधियों पर रेखा फोर्स आघात कर रही है। एक बार फिर अपराधियों की धरपकड़ और क्राइम कंट्रोल के लिए आघात के तीसरे सीजन का आगाज हो चुका है। नए साल के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस एक एक अपराधी, एक एक हिस्ट्री शीटर का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। राजधानी में कानून व्यवस्था बनी रहे, लिहाजा इनको गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। रात भर चले आघात 3.0 अभियान में सैकड़ों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अवैध हथियारों की बरामदगी और बड़े पैमाने पर तस्करी पर शिकंजा कसा गया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि न्यू ईयर से पहले ये निर्णायक कार्रवाई सुरक्षा की गारंटी है। आर्म सेट के अंदर हमें भारी सफलता मिली है। करीब हम 24 कंट्रीमेड पिस्टल, 30 लाइव राउंड और 44 नाइफ उनसे रिकवर हुए हैं। 155 हैबिचुअल क्रिमिनल्स जो बार बार क्राइम करते हैं, उनके खिलाफ हमने हिस्ट्री शीट भी खोल रखी है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, उनको अलग अलग धाराओं में बंद किया गया है। दरअसल नए साल के जश्न से पहले रेखा फोर्स दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में जुटी है। लिहाजा ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत रात भर छापेमारी और जांच अभियान चलाया गया। इसका मकसद न्यू ईयर के दौरान अपराधों को रोकना और अपराधियों में डर पैदा करना है।
पिछले 24 घंटे में 2800 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ और 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। करीब 800 लोगों को अलग अलग धाराओं में डिटेन किया गया है। इस दौरान 24 देसी पिस्तौल और 444 हथियार बरामद किए गए हैं। 22,500 से अधिक शराब के क्वार्टर, कैश और भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई। ड्रग तस्करी पर कार्रवाई में 8.5 किलो गांजा बरामद, 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक चोरी के 350 मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 30 के आसपास जो थाने हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 15 थाने हैं और 15 के 15 थानों को इस पूरे ऑपरेशन आघात पे लगाया था। अगर मैं बात करूं ऑपरेशन 2O की, यानी सेकंड टर्म जो स्टार्ट किया था ऑपरेशन आघात का, तो उससे 200% ज़्यादा सफलता दिल्ली पुलिस को, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट को मिली है। ये लगातार आप देखते हैं कि जो इलीगल आर्म्स हैं, पिस्टल्स हैं, बहुत सारे ऐसे भारी मात्रा में इलीगल वेपन्स हैं जो बरामद किए गए हैं। मैसेज क्लियर है, नए साल के रंग में भंग डाला तो फिर दिल्ली पुलिस अपराधियों पर जबरदस्त आघात के लिए तैयार है। दिल्ली से सैयद मुबाशिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुंबई का सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ चुका है। मेयर की कुर्सी को लेकर शुरू हुई जंग अब महादेव बना मोहम्मद से निकलकर हिजाब वाली मेयर तक पहुंच गई है। दरअसल बीजेपी के नेता नितेश राणे के बयान के बाद AIMIM के वारिस पठान ने एक नया शिगुफा छोड़ा और दावा कर दिया कि मुंबई को हिजाब वाली मेयर चाहिए। एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारी तो उम्मीद ये है कि हमारी मुस्लिम हिजाब पहनने वाली महिला भी बनने की मेयर। ओवैसी की पार्टी के नए नए बयान बहादुर ने मुंबई का सियासी पारा फिर से चढ़ा दिया और मेयर की लड़ाई महादेव वर्सेस मोहम्मद से एक कदम आगे हिजाब तक पहुंच गई है। कि बीजेपी के मंत्री का ये बोलना है कि जो आई लव महादेव बोलता है वही बनेगा मेयर मुंबई का। मैंने जवाब दिया, मैं कहा मैं तो संविधान को मानने वाला आदमी हूँ, संविधान में तो इक्वलिटी की बात है, एकता की बात है, बराबरी की बात है। तो अगर वो आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन इंशाअल्लाह ताला हमारी तो उम्मीद ये है कि हमारी मुस्लिम हिजाब पहनने वाली महिला भी बनने की मेयर। दरअसल बीजेपी के फायरब्रांड नेता नितेश राणे ने बयान दिया था कि मुंबई का मेयर तो आई लव महादेव बोलने वाला ही बनेगा। इसके बाद वारिस पठान ने हिजाब वाली मेयर का नया शिगुफा ला दिया। लेकिन सवाल है कि ओवैसी की पार्टी में महिलाओं की सियासी भागीदारी है कितनी? AIMIM ने बिहार में कितने टिकट महिलाओं को दिए? पार्टी में कितनी महिला नेता हैं? कितनी प्रवक्ता महिलाएं हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि मुंबई में बुर्का वाली महिलाओं को बनाना चाह रहे हैं मेयर, लेकिन खुद पार्टी में महिलाओं को दूर रख रहे हैं। जाहिर है मुद्दा सियासत से ज्यादा मजहब से जुड़ा है, लिहाजा जी मीडिया की टीम भी इस सवाल का जवाब तलाशने भाईजान के मोहल्ले में पहुंच गई। सुनिए मुंबई का मुसलमान क्या कहता है। घूंघट वाली औरत भी बन सकती है, बुरके वाली महिला भी बन सकती है। ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, सब आज़ाद है। जो सब बन सकते हैं, सेक्युलर मुल्क है, कोई भी बन सकता है। जो कैपेबल है वो बन सकता है, पढ़े लिखे वो बन सकते हैं ना। तो हमारी पूरी तैयारी है, अगर हमारी बच्चियों को मौका मिला तो वो मेयर बनेंगी, प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। हाँ, हर चीज़ के लिए तैयार है। सेकुलर मिजाज के साथ जो भी आए हम सबको कबूल है। दरअसल नए साल के आगाज के साथ ही BMC की चुनावी तारीख है। ऐसे में टीम ओवैसी फिर से अपना सेट मजहबी एजेंडा इस चुनाव में भी भुनाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुम नेता रहोगे। मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी की बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज हद तो तब हो गई जब MP पुलिस ने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए दरअसल जी मीडिया के रिपोर्टर और कैमरामैन को ही टारगेट पर ले लिया। सीहोर के आष्टा में हुए पथराव पर पुलिस एक्शन की रिपोर्टिंग के दौरान MP पुलिस ने जी न्यूज की टीम का न सिर्फ कैमरा छीना बल्कि बदतमीजी भी की है। गुंडा वाला अवतार देखा है, तकरीबन 1 घंटे रखा मुझे। MP पुलिस की गुंडागर्दी और हमें इस वाहन से जिससे अपराधियों को लाया जाता है, ये देख लीजिए इस थाने में जिससे अपराधियों को लाया जाता है, इसमें तकरीबन 1 घंटे रखा मुझे। जी रिपोर्टर से बदतमीजी। मैं ये रजत हो गया। रजत, आपका कैमरा अब तक मंगाया क्या? नहीं, कैमरा नहीं लगाया। आप इनके साथ जाते हैं क्या? कैमरा छीन ले गए, कैमरे का क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। जी कैमरामैन का कैमरा छीन।
यानी मध्य प्रदेश की पुलिस ने वो सब कर दिया जिसे रोकना उसका फर्ज है। मोहन यादव की पुलिस जी मीडिया की निष्पक्षता से इस कदर डर गई कि खाकी को गुंडा बनने में भी गुरेज महसूस नहीं हुआ। और एमपी पुलिस ने जी न्यूज की टीम को आष्टा पथराव की खबर पर रिपोर्टिंग से ही रोक दिया। यही नहीं, आष्टा थाने के थाना इंचार्ज गिरीश दुबे ने बदतमीजी की। पुलिस वालों ने जी मीडिया संवाददाता से धक्का मुक्की की और जी न्यूज के कैमरामैन रजत दुबे से जबरन उनका कैमरा छीन लिया। हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन को हिरासत में लेते हुए पुलिस वैन में बैठाकर थाने ले गए, जहां पार्वती थाना प्रभारी हरि सिंह ने भी जी न्यूज की टीम से बदतमीजी की। मैं बोल रहा हूँ कल ही खुल जाएगी और यहाँ पर पत्थरबाजों को पकड़ नहीं पाए। अब यहाँ पर देखिए आसपास जैसे ही जी न्यूज दिखा रहा है तो सब भाग गए आसपास में। वहां देखिए बैठे दिखाएंगे। और इस बात से मैं कोई बांग्लादेशी हूँ क्या? ये बांग्लादेश में ऐसा सलूक नहीं हुआ चौथे स्तंभ के साथ, ये मध्य प्रदेश में क्यों हो गया? अब एमपी पुलिस की इस गुंडागर्दी की वजह भी जान लीजिए। दरअसल 21 दिसंबर को सीहोर जिले के आष्टा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। इलाके में जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़। मामले को शांत करने के लिए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया, लेकिन हिंदू समाज की नाराजगी को दबा नहीं पाए। इसी मामले की तफ्तीश और सच की तलाश के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। जी मीडिया की रिपोर्टिंग में पुलिस को जब अपनी ढिलाई एक्सपोज होती दिखी तो एमपी पुलिस ने देश के सबसे विश्वसनीय चैनल की आवाज को ही बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। पहले कैमरा छीना और फिर जब मामले ने तूल पकड़ा तो कैमरे में रिकॉर्ड अपनी गुंडागर्दी के सबूत मिटाकर कैमरा लौटा दिया। कहाँ था भैया हमारा कैमरा? ये कैमरा कहाँ था हमारा? इसमें डिलीट कर दिया। 1 घंटे से यहीं था, 1 घंटे से थाने में ही था। मध्य प्रदेश पुलिस की इस हरकत ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही सवाल उठते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन में वो कौन है जो पथराव के पीछे की सच्चाई को छिपाना चाहते हैं और किसके इशारे पर जी मीडिया की टीम के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। प्रमोद शर्मा, आष्टा सीहोर, जी मीडिया। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां करीब 200 राउंड गोला बारूद बरामद किया गया, 6 ग्रेनेड और 40 किलो TNT बरामद किया गया है। बॉम्ब स्क्वाड टीम वहां मौके पर मौजूद रही। गोला बारूद को नष्ट किया गया है। श्रीनगर बारामूला रोड पर काला थैला भी मिला। घेराबंदी कर तलाशी अभियान में गोला बारूद बरामद किया गया। और ये देखिए, ये गोला बारूद नष्ट करने के दौरान कितना बड़ा भीषण धमाका होता है। बॉम्ब स्क्वाड वहां पर मौके पर मौजूद रही। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पर 200 राउंड गोला बारूद पाया गया है, 6 ग्रेनेड पाए गए और साथ ही 40 किलोग्राम TNT बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में किया जाता है। और पाकिस्तान के तानाशाह फील्ड मार्शल मुनीर के पाप का घड़ा इस कदर भर चुका है कि अब इसके मौत की दुआ मांगी जा रही है। खबर ब्रिटेन से है, जहां पाकिस्तानी दूतावास के बाहर मुनीर के खिलाफ जुटे पाकिस्तानियों ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे पाकिस्तानी सिस्टम को हिला दिया। और मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान की फौज भी अपने आका को बचाने के लिए बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। जिहादी जनरल के खिलाफ हल्ला बोल, जालिम मुनीर पर भड़की आवाम। मुनीर के लिए इमरान बने मुसीबत, आसिम के खून की प्यासी आवाम। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो आवाम भी तानाशाहों के खून की प्यासी हो जाती है। और अब कुछ ऐसा ही मुनीर के खिलाफ हो रहा है। मुनीर की साजिशों के हेडक्वार्टर यानी पाकिस्तान के रावलपिंडी से 6200 किलोमीटर दूर ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड में तानाशाह मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों का गुस्सा ऐसा फूटा कि भीड़ से मुनीर को उड़ाने तक की दुआ की जाने लगी, जिसके बाद पाकिस्तान में मुनीर की हालत खराब है। दरअसल ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन को लेकर यह सारा मामला बढ़ा। प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी ने मुनीर की गाड़ी को बम से उड़ा देने की बात की। महिला ने मुनीर का हाल पूर्व पाकिस्तानी शासक जियाउल हक जैसा होने का दावा कर दिया। ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड में मुनीर को जान से मारने की धमकी के बाद इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने इस मामले पर ब्रिटिश अधिकारियों को औपचारिक शिकायत भेजी है, जिसे डीमार्च कहा जाता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ब्रिटेन में मिली धमकी ने पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। मुनीर का हश्र भी जनरल जियाउल हक जैसा होगा वाली ये धमकी सीधे 1988 के उस रहस्यमय विमान हादसे से जुड़ी है जिसमें पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक की मौत हो गई थी। इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी आर्मी चीफ को विदेशी धरती पर इस तरह की धमकी दी गई थी।
क्योंकि पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के मन में मुनीर के लिए कितनी नफरत भरी है, ये किसी से छिपी नहीं है। जनरल जियाउल हक की मौत के बाद से पाकिस्तानी सेना में एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में लंदन की सड़कों पर जो हुआ, उसने भगोड़े आसिम मुनीर को अंदर तक हिला दिया है। मुनीर को अपने पापों का घड़ा भरता नजर आ चुका है और इसलिए पाकिस्तान को अपनी जागीर समझने की भूल कर चुके फील्ड मार्शल की बचाओ बचाओ की आवाज ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आसिम मुनीर पाकिस्तान की वो पनौती जिससे पूरी दुनिया के पाकिस्तानी परेशान हैं। और जब से मुनीर को अपने मुल्क में ताकत का जिन्न मिला है, तब से मुनीर की साजिशें और ज्यादा बढ़ गई हैं। और जैसे जैसे मुनीर की साजिशें बढ़ रही हैं, मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान का हर तबका अपनी आवाज बुलंद करने लगा है। और अब इस नई कड़ी में नया नाम जुड़ा है, मुफ्ती तकी उस्मानी का, जिन्होंने मुनीर को मिली ताकत को हराम बता दिया है। और इसके लिए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कुरान तक का हवाला दे दिया। पाकिस्तानी मौलाना ने मुनीर के बूटों तले दबे शहबाज और उनकी संसद के जिस फैसले पर हमला बोला है, उसकी बड़ी वजह भी है, क्योंकि CDF बनते ही मुनीर को बेहिसाब ताकत मिल चुकी है। मुनीर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का प्रमुख बन गया। न्यूक्लियर बम संबंधी सारे अधिकार मुनीर के पास आ गए। पाकिस्तान के तमाम डिफेंस डील के सारे अधिकार मुनीर के पास हैं। मुनीर पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा और मुनीर को आजीवन इस पद और सम्मान का अधिकार मिलता रहेगा। यानी पाकिस्तानी सेना का ऐसा तानाशाह बन चुका है जनरल आसिम मुनीर कि उसे इस तरह के विरोध और बयान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुनीर के खिलाफ आवाम की आवाज किस हद तक बुलंद हो चुकी है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुनीर के खिलाफ खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान की हर गली, हर कूचे में तस्वीर कुछ ऐसी ही दिख रही है। यानी मुफ्ती तकी उस्मानी का मुनीर को मिली ताकत को हराम कहना यूं ही नहीं है, मुनीर मुफ्ती की बातों को सच भी कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो सितारे गर्दिश में हैं, उन सितारों को मुनीर के खिलाफ हो रही बगावत डुबोकर ही मानेगी और पाकिस्तान का वजूद खुद पाकिस्तानी ही खत्म कर देंगे। तो सबसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के भड़काए कट्टरपंथियों को बस हिंसा का बहाना चाहिए। इस बहाने में सिर्फ दो चीजें इनके लिए काफी हैं, हिंदू और हिंदी। जिस बांग्लादेश को इसी हिंदू और हिंदी ने पाकिस्तान के जुल्म से बचाया, एक अलग राष्ट्र बनाया, अब उसी हिंदुस्तान की इन दोनों विरासत को बांग्लादेश से मिटा देना चाहता है कट्टरपंथी गैंग, भले ही इसके लिए उसे अपने ही नागरिक पर अटैक क्यों न करना पड़े। अपनी स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बांग्लादेश के फरीदपुर की। यहाँ बांग्लादेश के पॉपुलर सिंगर जेम्स का न्यू ईयर कंसर्ट हो रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों ने पूरे वेन्यू को तहस नहस कर दिया। जेम्स एक बांग्लादेशी सिंगर, सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट और कंपोजर हैं, जिन्हें प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी जाना जाता है। वो रॉक बैंड नगर बाउल के लीड सिंगर, सॉन्ग राइटर और गिटारिस्ट हैं। उन्होंने कई हिट हिंदी फिल्मों के गाने गाए हैं, जैसे फिल्म गैंगस्टर का भीगी भीगी और फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो का अलविदा। वो बांग्लादेश में बहुत पॉपुलर है। हिंदी से इतनी नफरत है बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की, ये वीडियो उसकी साफ गवाही दे रहा है। जेम्स के कॉन्सर्ट में कुर्सियां चली, पूरा हंगामा काटा गया। यहाँ पर इस्लामी भीड़ ऐसे आई जैसे मानो सैलाब आया हो, और देखते ही देखते एक म्यूजिक कॉन्सर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया। कट्टरपंथियों का इतने से भी जी नहीं भरा तो उन्होंने रॉकस्टार जेम्स को निशाना बनाया, लेकिन रॉकस्टार जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाकर निकले। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ, तब से कट्टरपंथी आए दिन बांग्लादेश में किसी न किसी तरह की हिंसा और हंगामा करते नजर आ रहे हैं। इस बार कट्टरपंथियों के निशाने पर था रॉकस्टार जेम्स का कॉन्सर्ट। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के दावों के बाद भी भारत से इतनी नफरत बढ़ रही है, तो उसके पीछे केयरटेकर सरकार की कमजोरी नहीं, खुली छूट है। ये बात हिंदुस्तान भी नोट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे जी न्यूज के साथ।